दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के उस खुलासे को जो खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पहले भी बोल चुके हैं स्कैनिया एक घोटाले पर। जो घोटाला जोड़ा हुआ है सीधे सीधे नितिन गडकरी के साथ, ये कांग्रेस का दावा है। कल सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में दावा किया था, कल चीन के बारे में दावा किया था। उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद नितिन गडकरी और मोदी जी पता नहीं किस किस के संबंध जो थे एक ऐसी कंपनी के साथ बताए जिस कंपनी की बसों में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार करते थे 2014 में। उसको लेकर के आज कांग्रेस थोड़ा सा आक्रामक दिखाई दे रही है। उसके लगाए हुए आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी के इस गरेबान को सीधे सीधे चीड़ दे रहे हैं उनकी उस सच्चाई को, जिस सच्चाई के लिए बोलते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, उस भ्रष्टाचार को बेनकाब कर देते हैं पवन खेड़ा यह बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि दाग दामन में तुम्हारे भी हैं साहेब, संभाल के रखिए। इन दामनों में लगे हुए दागों का भी हिसाब लिया जाएगा जब जनता की सरकार आएगी। पवन खेड़ा ने क्या क्या बोला और क्या क्या आरोप लगाए, किस तरह से गुजरात की कंपनियों का गठजोड़ महाराष्ट्र बैंकों के साथ था, किस तरह से गरीबों का पैसा लूटा गया, आज इसका खुलासा हो ही जाए। और यह खुलासा अगर आज पवन खेड़ा और कांग्रेस जैसे प्रवक्ता करते हैं तो वाकई में अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव किस लिए जीते। वो वाक्य सुनना जरूर मत भूलिएगा जिसमें पवन खेड़ा बोलते हैं कि 2014 में बड़े बड़े आधुनिक आइटमों के साथ चुनाव प्रचार बहुत जोरों पर था। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या बोला ये सुन लीजिए दोस्तों। अहमदाबाद गुजरात की यह कंपनी है, 2002 में बनी थी। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सूरत के एक व्यापारी हैं रूपचंद बैद साहब, ये उनकी कंपनी। ऐसी अनेक कंपनियां होती हैं, आप कहेंगे इस पर हम प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं। कल मेरी एक सहयोगी ने और आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में स्कैनिया बस गेट जो घोटाला है उसके विषय में आप लोग देख ही रहे हैं, जानकारी मिल रही है। तो जो स्वीडन की ये स्कैनिया बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भारतीय पार्टनर है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, SVLL। 2014 बड़ा रोचक साल है हिंदुस्तान के इतिहास में। मोदी जी तो सोचते हैं कि पूरे विश्व के और पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 2014 बहुत महत्वपूर्ण साल है, लेकिन चलिए हिंदुस्तान पर ही सीमित रखें। 2014 बड़ा महत्वपूर्ण साल है। मोदी जी अपने 5 स्टार 7 स्टार बस पर सवार थे, वादे कर रहे थे और इस कंपनी का ग्राफ भी साथ साथ 2014 में बढ़ता जा रहा था। वो बसें जिस पर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया, 3D इफेक्ट लाए, होलोग्राफिक्स लाए, वो सब बसें सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने बनाई थी। उसके अंदर बहुत अच्छे टॉयलेट्स बने हुए थे, पैंट्री बनी हुई थी, छोटा सा किचन जिसको कहते हैं, अल्ट्रा लग्जरियस थी, LCD स्क्रीन्स थी। आपको तो याद होगा, आपने तो बहुत कवर किए चुनाव, और उस चुनाव को कवर करते हुए आप में से कई लोग भी बड़े भौचक्के रह गए थे किस तरह का 7 सितारा चुनाव था वो। हेडफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, वाईफाई कनेक्शंस। और 2-3 दिन में पिछले जो स्कैम निकल कर आया उसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि कैसे एक भारतीय मंत्री को रिश्वत दी गई भारत में उस स्कैनिया को पैठ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आए और SVLL का टर्नओवर 1500 करोड़, 80% उसी दौरान बढ़ा। 80%, 80% उनका टर्नओवर उसी दौरान बढ़ा। और जब बैंक उस कंपनी को बार बार चिट्ठी लिखते थे, याद दिलाते थे कि साहब हमारा पैसा लौटाओ, तो रूपचंद बैद साहब बैंक को लिखते थे कि भाई अभी हम मोदी जी के चुनाव प्रचार में बसें बनाने में व्यस्त हैं। ये उनकी लैंग्वेज, मेरी नहीं है, रूपचंद बैद पत्रों में लिखते थे। The undersigned was busy with preparation of very specialized vehicles for 3D campaigning by Honorable Shri Narendra Bhai Modi.
and his team. These are the पेंशनर्स का बैंक माना जाता है, जहां लोग अपनी पेंशन की राशि रखते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स रखते हैं। एसवीएलएल का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत में है। इन्होंने 2012 में एक स्कीम शुरू की, चालक से मालक, सीएसआर की स्कीम थी, और उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उन्होंने भारी ऋण लिया। और बाद में जब फॉरेंसिक जांच बैंक ने आंतरिक जांच की तो मालूम पड़ा कि इसमें भयंकर घपला किया, मतलब पूरी तरह से घपला घोटाला हुआ था, उस स्कीम में भी घोटाला था। और आप कहेंगे 2012 में तो मोदी जी नहीं थे, तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट यह बोलती है कि जो जोनल ऑफिस था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, गुजरात का, वो अपने राजनीतिक रसूख जो स्टेट लीडरशिप के साथ, राज्य सरकार और राज्य के नेतृत्व के साथ दिखा दिखाकर अपना काम करवाता था और काम करता था। जोनल ऑफिस ने केंद्रीय कार्यालय से राय नहीं ली, उनसे अनुमति नहीं ली और ये ऋण दे दिए। यह स्पष्ट उनकी आंतरिक रिपोर्ट में मैं आपको दे रहा हूं। 836 करोड़ का लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालक से मालक स्कीम में ये रूपचंद बैद जी की कंपनी एसवीएलएल को दिया। ये इंटरनल प्रोब है जिसका हमने इसमें चर्चा भी की है। The huge exposure taken by the zonal authorities were without express consent by the head office, violating its own credit policy. ये बैंक की अपनी रिपोर्ट है। तो इससे पहले कि रविशंकर प्रसाद जी नथुने फुलाते हुए फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं पहले ही बता दूं, रविशंकर प्रसाद जी कुछ और काम कर लेना, आज पीसी मत करिएगा। यह स्पष्ट तौर पे था कि राज्य जो जोनल, और जोनल में कौन था हेड? जोनल में हेड एक श्री देशपांडे जी थे, जिनके विषय में हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने अरुण जेटली जी को उस वक्त पत्र भी लिखा था। देशपांडे जी जोनल हेड थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और देशपांडे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए, उनका जो यूनियन है बैंकों का, उसके ये ऑफिस बेरर रहे थे, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति। कौन प्रोटेक्ट कर रहा था एसवीएलएल को, किसका प्राश्रय था एसवीएलएल को, यह सबके सामने है। वह खुद, हमें तो कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, एसवीएलएल वाले खुद ही बता देते हैं कि भाई हमारे ये लिंक हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवर्स डे मनाने पर उनको शुभकामनाएं दी। अपनी वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी की फोटो, वो अब हट गई है, हटी जाती है ऐसे वक्त पे, वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो लगाकर सब कुछ, सब हमेशा सामने वो मोदी जी को रखते थे। जो पीएन देशपांडे थे, ये जनरल मैनेजर रिसोर्स प्लानिंग, दिग्विजय सिंह जी के पत्र के बाद, सीबीआई इंक्वायरी के बाद इनको कुछ वक्त के लिए हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया। अब इसका उत्तर बैंक के आप वरिष्ठ अधिकारियों से पूछेंगे तो उनके पास भी नहीं है कि उनको बहाल क्यों किया गया, और फिर उनको पेंशन याफ्ता करके जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आई, उनको रिटायर कर दिया। देशपांडे जी अब ही इज लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। मोदी जी दूसरे टर्म पे आ गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो हालत है वो आपके सामने है, और अच्छे दिन चल रहे हैं, जिनके चल रहे हैं आपके सामने हैं। अब भारतीय मजदूर संघ के इनके रिश्ते पीएन देशपांडे जी के, प्रश्न सबसे बड़ा मोदी जी से बाद वाला जो दूसरा प्रश्न है वो ये है। पहला प्रश्न तो मोदी जी के एसवीएलएल से रिश्ते कहां तक हैं? उन रिश्तों का लाभ है एसवीएलएल को लोन लेते वक्त और लोन न चुकाने के वक्त बचने में कहां कहां हुआ? और जिसने लोन दिया पीएन देशपांडे, उनके संघ से रिश्ते, उन रिश्तों का क्या लाभ मिला? ये एक नेक्सस है जिसमें संघ भी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद सरेआम शामिल दिख रहे हैं। गडकरी जी का तो आपने कल सुना ही। जो भुगत रहा है वो है छोटा इन्वेस्टर, वो है जो अपनी पसीने की, खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई बैंकों में रखता है। कई उदाहरण हम आपको यहां बैठकर दे चुके हैं कि कैसे एनपीए हुए, कैसे बैंकों
ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए, कैसे एनपीए हुए। यहां तो एनपीए की श्रेणी में रखने में भी हाथ कांप रहे थे बैंक के, क्योंकि एसवीएलएल के रिश्ते इतने प्रगाढ़ थे नरेंद्र मोदी जी से। यहां तो विलफुल डिफॉल्टर कहने में भी थर थर कांप रहे थे ये लोग। ये रिश्ते थे उनके। टुडे इन आवर कंट्री, ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और सुनने के बाद आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि यार ये वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था, कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। गुजरात के उस सेठ के बारे में जिसकी कंपनी ने 80% का मुनाफा कमा लिया, मैं तो पवन खेड़ा से ही बोल रहा था, जब अमित शाह का बेटा 200% मुनाफा कमा सकता है, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन सकता है, तो फिर मोदी जी के लिए तो मामूली चीजें हैं ना। मोदी जी के लिए तो ये मामूली चीजें हैं ना। अब अमित शाह के फोटो तो नहीं मिलते, लेकिन नितिन गडकरी जी के फोटो मिल जाते हैं 2017 में, और एक रिपोर्ट मिल जाती है स्वीडिश पत्रकार की, जो अपने यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना करके डालती है स्कैनविया कंपनी के ऊपर, जिसमें वो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री में बड़े बड़े नाम खुलते हैं व्हाट्सएप पर, और सब जगह सारे चीज़ें चली आती हैं नजरे आला। और जब चीज़ें जब खुल जाती हैं, तब मीडिया जो है गूंगा हो जाता है। हमारे देश के लोकतंत्र का नया मीडिया, नए भारत का कुछ ऐसा है जो मतलब सवाल विपक्ष से करता है, पिड़तावी विपक्ष के मतलब कार्यकर्ताओं के द्वारा झूठा पिटता है, बदनाम अखिलेश यादव को किया जाता है। लेकिन इसके स्कैनविया का जो एक मतलब गेट कांड हुआ है, ये इतना बड़ा गेट कांड है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नितिन गडकरी क्या है भैया, रोड बनाते हैं, बसों का इंतजाम करते हैं, तो ये सेटिंग 2014 में पहले ही हो चुकी थी। हसमुख भाई अपना सेटिंग कर चुके थे। और एक बात सुन लीजिए, जितने भी चोर निकल रहे हैं सारे गुजरात के निकल रहे हैं। हमारे योगी जी का नाम नहीं आया, हम इसमें बड़े खुश हैं। योगी जी ऐसे चक्करों में नहीं फंसते। लेकिन मोदी, गडकरी, महाराष्ट्र के लोग, मोदी जी, गुजरात के लोग, यही क्यों फंसते हैं? बाकी लोग क्यों नहीं फंसते? और कांग्रेस ने जिस तरह से खुलासा किया है, उससे सीधे सीधे साफ साफ नजर आता है कि मसला क्या है। स्कैनिया ने मंत्री की बेटी की शादी के लिए एक लग्जरी बस दी थी, यह भी खुलासा हुआ है। और किसकी बेटी की शादी हुई थी, गूगल करके देख लीजिए, कहानी अपने आप खुल जाएगी, कहानी अपने आप सामने हो जाएगी। बड़े बड़े आलमो ख्वाब में मस्त रहती है सरकार, उसको लगता है कि उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं। उनको लगता है कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, सरकार भी है, सब कुछ है। वो लोग भी हैं जो वोट देते हैं, उनको 500 रुपए में खरीद सकते हैं। संविधान भी है जिसको खरीदा जा सकता है, चुनाव आयोग भी है जिसको खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अगर सही तरह से कांग्रेस के सोशल मीडिया ने इस पर काम किया, तो मेरा वादा है कि ये सदी का सबसे बड़ा स्कैम जब खुल के आएगा, यही स्कैम नहीं आएगा, कोरोना वैक्सीन पर भी एक स्कैम है, उस पर भी एक स्टोरी हो सकती है, लेकिन कोई मीडिया का पत्रकार उस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।